स्वागत है आप सभी का। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है मोदी 3.0। मोदी 3.0 इसलिए कि अब से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, और तीसरे कार्यकाल में गठबंधन दलों के सहारे अपनी सरकार वो चलाते नजर आएंगे। ब्रेक में जाने से पहले हमने गठबंधन सरकार और इस बार की चुनौतियों पर चर्चा की कि किस तरह की चुनौतियां रहने वाली हैं, लेकिन इन सब के बीच अब चूंकि हम कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार के भरोसे सरकार चलेगी और वो जिस एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं उसका गठन चुनाव से पहले हालांकि हो गया था और इस गठबंधन ने एक होकर चुनाव लड़ा। एनडीए के कुछ दल जहां पिछले चुनाव के पहले से ही गठबंधन का हिस्सा थे, तो वहीं कुछ दल चुनाव से ठीक पहले हिस्सा बने, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम जैसी पार्टियां प्रमुख हैं। भाजपा को अपने बलबूते बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अपना मंत्रिमंडल बनाने में नरेंद्र मोदी को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन अब तक सामने आए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर अपना नया मंत्रिमंडल बनाने में नरेंद्र मोदी काफी कामयाब होते नजर आ रहे हैं, सफल नजर आ रहे हैं। गठबंधन सरकार के दो सबसे बड़े सहयोगी दल तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में दो दो मंत्री पद आए हैं। इसमें तेलुगु देशम की तरफ से मोहन नायडू और पी चंद्रशेखर पेम्मासानी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी उनके कोटे से भी दो चेहरे होंगे, लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर, इनको मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी सहयोगी दलों के हिस्से में भी एक एक मंत्री पद आया है। इनमें सबसे चर्चित नाम एलजेपी रामविलास पासवान का जो गुट है उसके हैं। उनके नेता चिराग पासवान इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का नाम इसमें शामिल है। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में भाजपा की सहयोगी दल जेडीएस थे, जिनके कुल 2 सांसद जीत कर आए, उसमें से केएचडी कुमारस्वामी जो हैं वो आज उनके कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट के तरफ से प्रताप राव जाधव, HAM जिसे हम पार्टी भी कहते हैं, जीतन राम मांझी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं अपना दल से अनुप्रिया पटेल जो इससे पहले 2014 में भी और 2019 में भी मंत्री रही हैं, और आरपीआई से रामदास अठावले फिर से मंत्री बनने वाले हैं। और खास बात यह है कि अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और दोबारा मंत्री पद इनको मिलने जा रहा है। इधर इन सब के बीच एनडीए के एक और सहयोगी दल एनसीपी अजीत गुट में सीट को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एनसीपी अजीत गुट के हिस्से में एक सीट आई है जिस पर 2 सीनियर नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच में दावेदारी है। हालांकि अब से पहले कुछ देर पहले का ही ये अपडेट यह है कि प्रफुल्ल पटेल ने यह कहते हुए इनकार कर दिया मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कि इससे पहले वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा इस बार वो राज्य मंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, इस पर फैसला बाद में होगा और पार्टी ने यह फैसला एनसीपी पर छोड़ दिया। बहरहाल इन सब के बीच तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अब धीरे धीरे मेहमान पूरी तरह से पहुंच गए हैं और 7:15 बजे का समय तय किया गया है जब शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल के एक एक चेहरे आकर शपथ लेंगे। इन सब के बीच हमारे साथ में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। गठबंधन दल को साथ लेकर मिलने की चुनौती पर तो हमने चर्चा की, अब गठबंधन को किस तरह से साधा है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पैनल लगातार तैयार है। हमारे साथ में लक्ष्मी वर्मा जी लगातार बनी हुई हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। नीलाभ शुक्ला जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवोदित मेहरा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, और इस वक्त हमारे साथ में रोहित अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में रहेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ में परमेंद्र मोहन जी हैं जो कि IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा नवोदित जी आपसे, क्योंकि अब हम इससे पहले जब चर्चा कर रहे थे वो चुनौतियों को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अब गठबंधन दल को लेकर बात करते हैं। इस खासतौर पर जो मंत्रिमंडल के चेहरे रहेंगे उसमें गठबंधन दलों को किस तरह से साधा गया है, क्या जिस दबाव की बात हम लगातार कर रहे थे वो देखने को मिलता है। आप जो चेहरे अब तक सामने आ रहे हैं इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, गठबंधन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो होना ही पड़ेगा मंत्रिमंडल में, और उसकी बयानी बिहार राज्य ये करता है। अगर आप बिहार राज्य के मंत्रिमंडल जो अभी तक कयास जो लगा रहे हैं कि कितने मंत्री वहां से बनेंगे, तो ये लगाया जाता है कि लगभग 9 मंत्री वहां से बिहार राज्य से आने वाले। तो वहां पर नीतीश जी की पार्टी जेडीयू को वहां पे रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, चिराग पासवान का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, जीतन राम मांझी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, उपेंद्र कुशवाहा का भी रिप्रेजेंटेशन आएगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं जो समझता हूँ कि नित्यानंद
नित्यानंद राय जी और गिरिराज सिंह जी मंत्री में शामिल होंगे। तो गठबंधन में क्योंकि बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, और उस बैलेंसिंग के एक्ट में वो उनको महारत हासिल है। और मुझे नहीं लगता कि इस मंत्रिमंडल के चुनाव में कोई विशेष प्रकार की बाधा आएगी, और मंत्रिमंडल का अब आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में गठन भी हो जाएगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा, चूंकि उसके बाद किन किन चेहरों को शामिल है कि अब लगभग तस्वीर साफ होती जा रही है। और लगातार सवेरे से ही तमाम चैनल्स पर इस तरह के कयास लग रहे थे कि किसे फोन आ गया है, किसे चाय पर बुलाया गया है, उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। परमेश जी, हम चूंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में क्या वो दबाव होगा, क्योंकि इस बार गठबंधन दल को साथ में लेकर चलना होगा। इससे पहले एक छत्र राज रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अभी जो गठबंधन के तहत जो मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में उस दबाव की चीजें देखने को मिली हैं, या जिस तरह की काम करने की शैली रही है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की, उसका असर देखने को मिल रहा है? हितेश, अगर अभी जो नाम सामने आए हैं उनको देखें तो दबाव में तो बीजेपी कहीं नहीं दिख रही। 16 सांसद हैं टीडीपी के और सिर्फ 2 को मंत्री बना रहे हैं। ऐसे ही जेडीयू की बात करें तो 12 हैं, 2 को बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर दबाव में इन्होंने सहयोगियों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाया है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो एक जीतन राम मांझी, एक अपना दल, और दोनों के दोनों मंत्री बन रहे हैं। तो आरपीआई से भी एक ही, आरपीआई से भी अभी आपने एनसीपी अजीत गुट के बारे में भी बोला। इसी तरह आरएलडी 2 जीते हैं, 1 मंत्री। तो मतलब साधना जो है वो साध तो रहे हैं, लेकिन गठबंधन की जो स्वाभाविक मजबूरियां हैं वो सामने आ रही हैं, ये दिख रहा है। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगी मंत्रिमंडल के इस चेहरे को लेकर? इससे पहले हालांकि मंत्रिमंडल में ज्यादातर वो चेहरे भी हैं जो इससे पहले भी हम लगातार पिछले 2 कार्यकाल के दौरान देखते आए हैं, और इस बार कुछ नयों को भी शामिल किया गया है, और कुछ ज्यादातर वही चेहरे हैं जो इससे पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस बार गठबंधन दल की चुनौतियां, गठबंधन धर्म की जो चुनौतियां हैं या मजबूरियां हैं, वो भी देखने को मिल रही हैं। कैसे देखती हैं हितेश जी? मैं कहूँ कि गठबंधन की चुनौतियां, देखिए जब बहुत सारे लोग होते हैं तो निश्चित रूप से सब में सामंजस्य बनाना पड़ता है, लेकिन उसको दबाव नहीं कह सकते भाई। सामंजस्य और दबाव दोनों में बहुत अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी के जब नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को एनडीए ने चुना है और उनको स्वतंत्रता दी है, तो वो न्याय करेंगे। अपने साथ जो घटक दल है उनके साथ पूरी तरह से न्याय करते हुए, जिस प्रकार से आपने भी अभी बताया मंत्रिमंडल में किन किन पार्टियों से किन किन चेहरे को लिया गया है, तो निश्चित रूप से एक सामंजस्य बनाते हुए जो इस देश की राजनीति के लिए और इस देश के समझिए भविष्य के लिए जो काम करेंगे, ऐसे लोगों को शामिल करके जो एक सामंजस्य दिख रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी जो मजे हुए एक राजनीति के हैं, उनका पूरा जो छाप है वो इसमें दिख रहा है। और आगे भी यह सरकार बहुत ही स्मूथली चलेगी, और जो भी बड़े से बड़े निर्णय होंगे वो सामूहिक निर्णय से लिए जाएंगे, और सारे लोगों का मत जो है वो एक मत होके काम करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं इस पर अभी नीलाभ जी की प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, क्योंकि लगातार आपने स्मूथली सरकार चलने की बात कही, उस पर नीलाभ जी क्या बोलते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे साथ में रोहित अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, तो मैं उनको भी चर्चा में शामिल करता हूं। आरएलडी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल। जैसे हमने अभी बताया था कि ये प्री पोल अलायंस था, यानी कि चुनाव से पहले ही अलायंस बन चुका था और उसी को जो है पूरी तरह से बहुमत मिला। लेकिन आरएलडी ऐसा दल जो चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खेमे में आया, और ऐसे में अब जीत मिली है, और आपकी तरफ से आपके जो नेता हैं वो अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होने जा रहे हैं। रोहित जी, किस तरह से देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल को? देखिए, जनता ने एक बार पुनः एनडीए को बहुमत दिया है। जनता ने एक बार पुनः कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक रिकॉर्ड स्थापित था, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ने जा रहे हैं उसको, कि आज वो तीसरी बार देश के कंसेक्यूटिवली शपथ लेने जा रहे हैं। और ये एक बड़ा विश्वास जनता का कहीं ना कहीं सरकार के प्रति दिखाई पड़ रहा है।
यहीं पे विपक्ष अभी भी नकारात्मक रूप दिखाते हुए विपक्ष निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि कौन सा दल किधर से टूट जाए, कौन सी कहां पे कमी हो गई, कहां पे किसको कुर्सी नहीं मिली, कहां पे किसको बार बार बदलने की आदत है। परंतु वहीं पे हमने देखा कि एनडीए पूरी तरीके से तथास्थ खड़ा है और ये प्री पोल अलायंस था, जैसा भी आपने भी कहा कि प्री पोल अलायंस के अंदर जब आपको मैंडेट मिलता है तो जनता का मैंडेट मिला है और जनता का मैंडेट कहीं ना कहीं सशक्त भारत बनाने के लिए मिला है और ये सरकार जनता की सरकार होने जा रही है। हम सब देख रहे हैं जिस तरीके से आज माननीय जयंत चौधरी जी शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं युवाओं के दिल की धड़कन है, किसानों का विश्वास उनके प्रति है, महिलाओं का विश्वास उनके प्रति है कि वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। तो ये देखते हुए हमें लगता है कि ये सरकार एक मजबूत सरकार के रूप में और एक अच्छा कार्यकाल प्रस्तुत करेगी। देखिए, अगर हम देखें तो राजीव गांधी जी के बाद पहली बार 2014 में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, जो कि 2019 में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी को मिला, पर बहुत स्थायी सरकार किसी भी कार्यकाल में हमने देखी नहीं। 2004 और 2009 की जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी पूर्ण बहुमत कुल मिलाकर पूरी मजबूती के साथ और स्मूथली सरकार चलेगी, ये दोनों ही प्रवक्ता यहां पर कहते हैं, दोनों ही जो मेहमान हमारे साथ में है। नीलाभ जी, आपकी प्रतिक्रिया और मंत्रिमंडल को के चेहरों को लेकर भी, और खासतौर पर चूंकि मध्य प्रदेश से 5 चेहरों को शामिल किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में बम्पर जीत मिली है, पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं मेरे भाजपा के प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था, हमने दूसरे प्रवक्ताओं की बात भी सुन रहा था। देखिए, हम सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा कर, हम चाहते हैं सरकार स्थायी रहे। कांग्रेस का कभी भी चरित्र नहीं रहा कि चुनी सरकारें गिराई जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये चरित्र कांग्रेस का नहीं है। इंदिरा गांधी जी का 1977 सरकारें गिराना, प्रलोभन देना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र नहीं है। हम तो सकारात्मक विपक्षी भूमिका अदा करते हैं। मेरा सवाल एक छोटा सा सवाल है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चरित्र ये है कि बार बार दल बदल देते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं, क्या उनकी गारंटी आप लेंगे सरकार चल पाएगी? आप पहले ईडी का, सीबीआई का खुल के दुरुपयोग करते थे विपक्षी दलों पर, और आपने के जो सहयोगी दल है, नीलाभ जी, उनकी गारंटी तो आप लोग भी नहीं ले पाए। बात तो जिस राज्यों में आप गारंटी कांग्रेस और आपके देखिए, आप जब पूरी तरह से इस देश की जनता को छला है, समझ दिया, मुझे बात करने का अवसर दीजिए। तो आप जो ईडी का डंडा चलाते थे, सीबीआई का डंडा चलाते थे, संस्थाओं का दुरुपयोग खुद किया है, इसलिए आप लोगों को ब्लेम लगाना बड़ा अच्छा लगता है। आप सुनिए, अब आपके जो घटक दल जुड़े हैं आपके साथ, अगर वो मंत्रालयों में गड़बड़ी करते तो क्या आप खुद वही ईडी का डंडा इन पे चला पाएंगे कि सरकार गिरने के भय से आप आंखें मूंद लेंगे? जैसे आपने जनार्दन रेड्डी के मामले में मूंद ली, नवीन जिंदल के मामले में मूंद ली, प्रफुल्ल पटेल के मामले में मूंद ली, अजीत पवार के मामले में मूंद ली, अशोक चौहान के मामले में मूंद ली, हिमंत बिस्वा के मामले में मूंद ली, शुभेंदु अधिकारी के मामले में मूंद ली। आपने इन भ्रष्टाचारियों को अपने कमल छाप डिटर्जेंट में धो के पाक साफ कर दिया। तो चलिए, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन चूंकि आज हम मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर बात कर रहे हैं, प्रवीण जी, इन सब पे और आपको अगर कुछ सवाल पूछना है, प्रवीण सर आप भी बीच में सवाल जरूर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे हम पोर्टफोलियोज की बात कर रहे थे और अभी जो जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि मंत्रिमंडल के चेहरे के साथ अब पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा होगी, और इसमें भी लगातार ये खबरें आ रही थी कि इसमें जेडीयू की तरफ से डिमांड की जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो है वो उनको मिल जाए, टीडीपी की तरफ से डिमांड आ रही है, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर डिमांड आ रही है। लेकिन खबरें यह है कि साफ कह दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से, कि देखिए, रक्षा, विदेश, वित्त और गृह, ये 4 जो महत्वपूर्ण है, ये पद भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे, ये पोर्टफोलियो, और लोकसभा अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होगा। क्या यह संदेश देने की भी कोशिश है कि देखिए, हम दबकर काम नहीं करेंगे, हमारा जो मिशन है हम उस पर चलने वाले हैं? बिल्कुल हितेश, जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि बीजेपी कहीं भी दबाव में नहीं दिख रही है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, बिहार में 12 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, 4 उनके मंत्री बन रहे हैं, और बीजेपी के सहयोगी दलों ने 18 सीटें जीती हैं, लेकिन उनके भी सिर्फ 4 ही मंत्री बन रहे हैं। तो ये बताता है कि बीजेपी कहीं भी दबाव में नहीं है। और मंत्रिमंडल की बात है तो जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो मंत्रालय बीजेपी अपने हाथ में रखेगी ही। और ये सारी चीज़ें जब वो लिस्ट बन रही थी, जब एनडीए की बैठक हुई, तो पहले से तय हो चुकी होंगी। तो शपथ के बाद जब विभागों का बंटवारा होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सहयोगी दल इस पर ऐतराज़ जताने या बाहर आकर सार्वजनिक रूप से कोई बयान देने की स्थिति में होगा। सब कुछ क्लियर है।
और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तीनों ही बार एनडीए सरकार के नाम पर ही वोट मांगे गए थे। ये अलग बात है कि पहले दोनों टर्म में बीजेपी को अपने दम पूरा बहुमत था। बिल्कुल। अब चूंकि अब चर्चा को मुझे एंड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना है और मुझे क्लोजिंग कमेंट भी लेने होंगे, चूंकि ब्रेक की तरीके के लिए मेरे पास लगातार कहा जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके फटाफट 20-20 सेकंड के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देते चले। रोहित अग्रवाल साहब, आपसे जाऊंगा सबसे पहले शुरुआत। क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं इस मंत्रिमंडल के चेहरों को देखते हुए आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल में? रोहित जी। ये सरकार बहुत मजबूत सरकार साबित होगी और 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, 10 साल में जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप कर लिया है, उसके बाद अब इस देश को आगे ले जाने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा और अब सही मायने में ये सरकार विकास की तरफ बढ़ने का काम करेगी। और अब हमारा विकसित भारत की जो हम परिभाषा देते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की जो हम परिभाषा देते हैं और जो हम कहते हैं सशक्त भारत, वो हम अगले 5 सालों में देखेंगे। और हम विपक्ष से भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो सकारात्मक भूमिका में रहे, ना कि वो तोड़फोड़ की राजनीति और इस तरफ अपना मनोबल लगाए। ठीक है, लक्ष्मी वर्मा जी आपसे भी जाएंगे, 20 सेकंड में खाली अपनी बात रखिएगा। देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार बनी है और इसमें सभी एनडीए के जो जितने भी घटक दल है, तो अपनी बात रखने की छूट है, क्योंकि आप साथ चल रहे हैं। तो क्या आपकी अपेक्षा है, लेकिन उन अपेक्षाओं को कितना पूरा कर सकते हैं, ये भी सब लोग बैठ के निर्णय लिए। और एक बड़ा जो जिस प्रकार से बहुत ही सुंदर ढंग से सारे दलों को लेके घटक दल को आज मंत्रिमंडल का जो नाम आया है सामने में, मुझे लगता है ये मोदी जी की खुद की अपनी एक राजनीतिक समझ है और इस देश का जो भविष्य है वो मोदी जी के हाथों में है। और इस देश को विकासशील बनाने के लिए निश्चित रूप से संकल्पित होते हुए ये पूरे 5 साल में हम बेहतरीन नया इतिहास। ठीक है, नीलाभ जी आपसे भी कमेंट, फाइनल कमेंट रखिएगा 20 सेकंड के भीतर। किस तरह से देख रहे हैं आगे आने वाले 5 सालों को? हमारी शुभकामनाएं सरकार पूरे समय चले, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या आपके घटक दल के लोग अगर वो कार्रवाई करते हैं जो भ्रष्टाचार के अंदर आती, जिसके लिए विपक्ष को ईडी का, सीबीआई का डंडा चलाते थे, तो क्या सरकार गिरने के भय से इनके सांसदों पर, इनके मंत्रियों पर वही डंडा चलाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या आंखें मूंद लेंगे? ठीक है, कि आपकी सरकार न गिर जाए। एक और आप भ्रष्टाचार विहीन भारत की बातें करते हैं, मोदी जी कल से ये घटनाएं होगी, क्योंकि मैंने आपको लंबी फेरिस्त बता दी। चलिए इंतजार रहेगा नीलाभ जी। और चूंकि हम भी जिम्मेदार मीडिया चैनल हैं, तो हम भी उन बातों को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे, निष्पक्षता के साथ उठाते रहेंगे, जनता के सामने रखते रहेंगे जहां जहां पर भी दिक्कतें होंगी। इन सबके बीच फाइनल कमेंट निवोदित जी आपसे, आप किस तरह से देख रहे हैं 20 सेकंड के भीतर? जी, मुझे लगता है कि मोदी जी का विकास का एजेंडा भरपूर चलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और उनका जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, उसको लेके मोदी जी चलेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से 5 साल ये सरकार चलेगी। परमेन जी आपसे भी चाहूंगा कि 20 सेकंड के भीतर आप कम से कम क्लोजिंग कमेंट ही कर दीजिए। बीजेपी को अपने कुछ एजेंडे हैं, उनको मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक स्थगित रखना पड़ेगा। और ये जो है एनडीए सरकार का जो साझा मांगे होंगी उनके मुताबिक चलना होगा। ये एक मजबूरी बहुमत अपने दम न लाने की रहेगी। बिल्कुल। तो अब की बार गठबंधन की सरकार है, चुनौतियां अपार हैं। अब इन चुनौतियों से किस तरह से सरकार पार पाती है, अब थोड़ी देर बाद हम यहां पर ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो सीधे वो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाएंगे कि जब शपथ ग्रहण होगा और शपथ के बाद मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल करते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं।